इस पे एक बैठ जाओ, इस पे एक कुर्सी बैठ जाओ। चालू तो कर दी इसने, तो बस कुर्सी बैठ जाओ, बस एक यहीं से अंदर मारते रहना, नहीं दिक्कत आएगी ना लिखते हुए। ठीक से बैठे हो। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। पिछली वीडियो में हमारी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री तक पूरा सिलेबस कवर हो चुका था और सभी बच्चों से मतलब ये प्रार्थना कह लो, ऑर्डर कह लो, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। इस वीडियो को बड़े ढंग से देखना है। जो मैंने नॉलेज और एग्जांपल्स जो करा रखे हैं, जो कि हो सकता है कि आपको 60% जो एग्जांपल्स है एलिमेंट से ना मिले, एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को जो वेक्टर की है, डॉट प्रोडक्ट की है, क्रॉस प्रोडक्ट के 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की वीडियो है, अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करके और उसके बाद जो एग्जांपल कराएंगे उनको ढंग से देखना, सिस्टमेटिकली वे से सारी बातें बोल रखी है। और उसके बाद किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत परेशानी आती है कुछ समझने में, स्पीड में, या वर्ड्स क्या लिखे में उसको समझने में, तो मोबाइल से पूछ सकता है फ़ोन करके या मैसेज देकर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है जो कि आगे तुम्हारा बीएससी में एक पूरी की पूरी बुक है। और यदि आपने जैसे मैंने कराया है ऐसे करोगे तो बीएससी में घर बैठे आप वो बुक कर सकते हैं, कहीं पर भी कॉलेज में या ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक्सरसाइज में आप देखेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के, तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो शायद एलिमेंट्स मैथमेटिक्स के 1 और 2 होंगे, क्योंकि सारी एग्जांपल्स के तरह ही सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसमें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जो मैंने करा रखा है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। आज हम नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की नॉलेज जहाँ तक है +1 में हमारी हो चुकी है, फिर भी मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, इसका बेस बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कुछ पॉइंट्स है वो क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। उसके बाद हम +1 का कुछ रिपीट करेंगे, फिर हम +2 में जाके आएंगे कि +2 में क्या टॉपिक है, +1 में क्या टॉपिक था और वो टॉपिक +2 में कैसे यूज होगा, सारी बातें सामने आती हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक हमारा रह गया। कुछ डेफिनेशन इसमें तो +2 में तो डेफिनेशन नहीं मिलेगी हमको बिल्कुल भी। क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या होती है, क्योंकि मेरा ये एमएससी का टॉपिक था प्रोबेबिलिटी का। काफ़ी डिटेल में हम गए थे इस टॉपिक को करते हुए। जैसे आप कहते हैं कि शायद आज गेस्ट आ जाए, या किसी गेस्ट के आने के 50% चांसेस है, 50% नहीं है। शायद ये जो मेरा बेटा बीमार हुआ ठीक हो जाए, इस बीमार बेटे के 30% चांसेस है ठीक होने के, 70% नहीं है, या 90% चांसेस है ठीक होने के, 10% नहीं है। जो हम बार बार चांस कहते हैं, चांस का नाम ही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट दैट इज द चांस फैक्टर। चांस फैक्टर को इतने % चांसेस है, उसी वर्ड्स को पकड़कर उसका नाम एक नया रखा गया स्टैंडर्ड फॉर्म से प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट दैट इज द चांस फैक्टर। इट इज नथिंग बट चांस फैक्टर। तो चांस फैक्टर को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आगे कुछ हमारे पास डेफिनेशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट। ट्रायल, ट्रायल क्या होता है? ट्रायल, डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। किसी एक्सपेरिमेंट को करना, डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। कैसे? हमने कॉइन को टॉस किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने डाई को थ्रो किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कॉइन पकड़ा, उसको टॉस किया, एक्सपेरिमेंट को किया। एक डाई जो 6 फेसेस की होती है उसको लिया, फेंका, कोई भी फेस आ सकता है। ऐसे ही कॉइन को टॉस करने से कोई भी फेस आ सकता है, हेड या टेल। और एक डाई को थ्रो करने से कोई भी 6 फेस में से कोई भी एक फेस आएगा। 2 इकट्ठे नहीं आएंगे, 3 इकट्ठे नहीं आएंगे।
ऐसे हमारे पास मान लो 52 कार्ड है, कोई एक कार्ड निकालना है, हमने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। इस डेफिनेशन का ये मतलब है। टॉसिंग ए कॉइन हो गया, थ्रोइंग ए डाई हो गया, ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड हो गया। इवेंट क्या है? इवेंट आउटकम ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड इवेंट। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, उसका रिजल्ट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कमिंग ऑफ हेड और टेल ऑन टॉसिंग ए कॉइन इज कॉल्ड इवेंट। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आए या टेल आए, जो भी रिजल्ट हमारे सामने आएगा, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका एंड का रिजल्ट जो हमारे सामने आएगा, उसका नाम रखा गया इवेंट। डाई को थ्रो करेंगे, कोई ना कोई एक फेस आएगा ही, उसका नाम रखा गया इवेंट। एक कार्ड निकालेंगे तो कार्ड कोई ना कोई निकलेगा ही, तो उसका नाम रखा गया इवेंट। आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कह लो, आउटकम ऑफ द रिजल्ट कह लो, या फाइनल रिजल्ट जो भी हमारे सामने एक ट्रायल करते हुए आता है कोई एक्सपेरिमेंट का, उसका नाम रखा गया इवेंट। आगे आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस, ऑल पॉसिबल आउटकम कह लो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कह लो। आउटकम का मतलब कॉइन को टॉस किया, दो ही पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। हमने एक डाई को थ्रो किया, कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 6। कोई भी फेस आ सकता है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ। तो हमारे माइंड में जाएगा भाई कि 6 फेस में से कोई भी एक फेस आ सकता है, तो टोटल फेस बने 6। ऐसे हमने कार्ड को ड्रा किया तो कितने पॉसिबल केसेस है? 53, 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल कि कौन कौन से हमारे पास आउटकम आ सकते हैं। डाई को थ्रो करके 6 में से कोई भी एक आ सकता है, कॉइन को टॉस करने 2 में से कोई एक आ सकता है, कार्ड को ड्रा करने से 52 के 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता आ सकता है। तो कॉइन में 2 केसेज बने, डाई में 6 केसेज बने, और कार्ड ड्रा में 52 केसेज बने। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल है, जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, अभी डेफिनेट अब तो नहीं मिलेगी, +2 में भी कहीं ना कहीं मिलेगी। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इफ all the events are having same chance of being happen, then these events are called equally likely events। देखिए डेफिनेशन भी, एक डेफिनेशन आगे जो क्वेश्चन करे उससे जुड़ी हुई है। पहले डेफिनेशन को अच्छी तरीके से क्लियर करना इसलिए मैं करा रहा हूँ, ताकि प्रश्न में आपने कहीं पर करी नहीं करी मुझे पता नहीं, और याद है कि ये याद है या नहीं याद वो भी मुझे पता नहीं, फिर भी ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, तो इसलिए डेफिनेशन कराई जा रही है। इक्वली लाइकली इफ़ ऑल द इवेंट्स आर हैविंग सेम चांस ऑफ बीइंग हैपन। सिंपल सी बात है, जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं, 2 इवेंट्स है, दोनों की सेम चांस है। आप ये तो कह नहीं सकते कि एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, भाई 7 बार तो हेड आएगा, 3 बार टेल आएगा। आप तो कहेंगे भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हर बार कॉइन को टॉस करते जा रहे हैं। आप कैसे कह सकते छोटी की हेड ही आएगा या टेल ही आएगा? दोनों की सेम चांस है। ऐसे में डाई को थ्रो किया, हर एक फेस की सेम चांस है। आप ये नहीं कह सकते डाई को थ्रो करते भाई पहला फेस आएगा,
कैसे कह सकते हैं? आप मन में ये कहेंगे हाँ भाई पहले भी आ सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी। ऐसे 52 पत्तों में से हमने एक कार्ड निकाला तो हर एक के सेम चांस है। आप ये नहीं कह सकते भी तो किंग आएगा या क्वीन आएगा या जैक आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या रेड कार्ड आएगा, तो आपको कोई भी आ सकता है। सो दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, हर एक के सेम चांस है, किसी के ज़्यादा कम नहीं है, इसका ये मतलब है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं? तो जो हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स आए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स आए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की क्या डेफिनेशन है? इफ बोथ द इवेंट्स कैन नॉट हैपन simultaneously, then these two events are called mutually exclusive events। एक्सक्लूसिव कह दे, एक्सक्लूसिव कह देते। क्या इसका मतलब? और छोटी सी बात है, देख लो कि जब आप कॉइन को टॉस करेंगे एक ही तो आएगा, दोनों कैसे इकट्ठे आ जाएंगे? हेड भी टेल भी इकट्ठे आ रहे हैं। डाई को थ्रो करेंगे एक ही तो फेस आएगा, 2 फेस या 3 फेस कैसे इकट्ठे आ जाएंगे? सो दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स व्हेन दी 2 इवेंट्स और 3 इवेंट्स कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, इकट्ठे ना आए। अलग लगाएंगे हर एक केसेज। जैसे हमने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, 2 इक्का कैसे इकट्ठे आ जाएंगे, 2 किंग कैसे इकट्ठे आ जाएंगे? निकाल एक ही रहे हैं। So these are called mutually exclusive events when the events cannot happen simultaneously। इकट्ठे ना आए, इकट्ठे ना आए तो उसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, when the events are not depending upon each other, then these events are called independent events। डिपेंडेंट dependent events when the events are depending upon each other। अब 2 डेफिनेशन है कि इंडिपेंडेंट की और डिपेंडेंट की। इससे पहले हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या है? PA, probability of happening of the event A। तो क्या डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की? ऊपर क्या आता है? the cases, the number of cases in, अच्छा हाँ एक डेफिनेशन रहेगी, चलो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। इन पेयर ऑफ ए डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस। मैं यहां पर लिख देता हूं फेवरेबल केसेस।
फेवरेबल केस डेफिनेशन इससे के बाद ही डेफिनेशन आएगी, द केसेस विच आर इन फेवर टू अस आर कॉल्ड favorable cases and the cases which are not in favor to us are called in favorable cases। जो केसेज हमारी फेवर में हैं उसको हम कहते हैं फेवरेबल केसेज, और जो केसेज हमारी फेवर में नहीं है उसको कहते हैं अनफेवरेबल केसेज। तो उसके बाद इसके लिखने के बाद डेफिनेशन आएगी, फिर मैं दोनों क्लियर करूंगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ताकि उसको क्लियर करते हुए हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ना कन्फ्यूजन हो। तो जैसे मान लो इफ़ एम आर द केसेज विच आर फेवर टू अस, फेवर टू ए कह लो, एंड एन आर दी टोटल नंबर ऑफ केसेज, then m by n is the probability of happening of the event A। जैसे आप ये कहते हो कि on throwing a die find out the probability of getting even number। तो even नंबर एक डाई को थ्रो करने से even नंबर या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। हम ये तो कहेंगे भाई 2 आ गया तो वो भी हमारी फेवर में गया, यदि 4th फेस आ गया तब भी हमारी फेवर में गया, यदि 6th फेस आया तब भी हमारी फेवर में गया। तो हमारी फेवर में टोटल 6 में से 3 केसेज हमारी फेवर में गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाई इज इक्वल टू फेवरेबल केसेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेज, कि जो हम कह रहे हैं उस फेवर में कितने केसेज गए, 3 गए, और टोटल एक डाई को थ्रो करते हुए 6 केसेज है। 3/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन थ्रोइंग ए सिंगल डाई। ये हम ये कहेंगे कि एक और क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन ले लो, कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन थ्रोइंग ए सिंगल डाई। तो ग्रेटर देन 4 के आप ये कहेंगे भी 5वां फेस आ जाए तब भी हमारी फेयर में जाएगा, या 6ठा फेस आ जाए तब भी हमारी फेयर में जाएगा। तो हमारी फेयर में टोटल 6 केसेज में से 2 केसेज हमारी फेयर में गए और टोटल नंबर ऑफ केसेज 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन थ्रोइंग ए सिंगल डाई इज इक्वल टू 2/6, दैट इज 1/3। तो यह डेफिनेशन किसी प्रोबेबिलिटी की हैपनिंग होने की, तो उस इवेंट की फेवर में कितने केसेस जाते हैं और टोटल नंबर केसेस कितने हैं। तो हम सिस्टमेटिकली सारी बातें करेंगे, हम कॉइन की बात करेंगे, फिर डाई की बात करेंगे, फिर कार्ड्स की बात करेंगे, फिर डिजिट्स की बात करेंगे, फिर लेटर्स वर्ड बनाने के लेटर की बात करेंगे, काफ़ी चीज़ें आएगी सामने। और फिर हम 12th के टॉपिक में तो बात बहुत देर की बात आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम नीचे से उठें ताकि कल को मन में कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या डेफिनेशन थी। एकदम यदि मैं स्टार्ट करता हूं +2 का तो तुम्हें पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हमारे पहले नहीं पड़ा। और इस सिस्टम से आगे बढ़ेंगे तो फिर तुम्हें यह नहीं लगेगा कि प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक है। तो डेफिनेशन तो आ गई, अब देखिए क्या है। हाँ, एक और कह देता हूँ, नहीं, हाँ, PA बार, बस मैं बोल रहा हूँ PA बार का मतलब क्या होता है। PA बार प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, PA बार का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट A, कि जो A की फेवर में ना जाए। जैसे मान लो M केसेज तो फेवर A की फेवर में गए, टोटल नंबर ऑफ केसेज N है, तो N - M आर दी केसेज विच आर नॉट इन फेवर टू A। जैसे मैंने कहा भाई फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग द नंबर ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4 इन थ्रोइंग ए सिंगल डाई। तो हमारी फेयर में 2 केसेस गए, 5 और 6ठा, और हमारी फेयर में जो नहीं है वो 4 केसेस गए। भाई पहला आ गया वो हमारी फेयर में नहीं है, दूसरा फेस आ गया वो हमारी फेयर में नहीं है, तीसरा फेस आ गया वो हमारी फेयर में नहीं है, चौथा फेस है हमारी फेयर में नहीं है। तो 6 में से 2 को लेस कर दिया, 4 रह गए। तो क्या बनेगा, M are the total number of cases, M are the favorable cases, N are the total number of cases। तो नॉट हैपनिंग का मतलब अनफेवरेबल N - M डिवाइड बाई टोटल N है। तो ये बनेगा N/N - M/N, 1 - M/N, ये बनेगा 1 - PA बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, PA बार इज इक्वल टू 1 - PA बना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा रिजल्ट निकला।
ये सब +1 की नॉलेज है, मतलब ये मत सुनना कि +2 की नॉलेज है, ये तो रिवाइज होने के लिए करा रहा हूँ। सारी बातें याद है कि नहीं याद है तुमको, मुझे पता नहीं है। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। द इवेंट्स विच आर नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या मतलब, भी देख लो, क्वाइन को टॉस करने से हेड आए या टेल आए, हेड का आना टेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता और टेल का आना हेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता। आप देखो, विचार करो। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स घर से आ रहे हैं और दोनों स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि वो भी घर से आ रहा है ट्यूशन के लिए या स्कूल में, दूसरे घर से आ रहा है। तो डिपेंड कहाँ करता है, वो अपने आ रहा है, पहला पता ही नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा, मालूम नहीं है, दोनों को मालूम नहीं है, ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अपनी इच्छा, उसकी अपनी इच्छा है। और यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि एग्जाम्पल क्या है कि क्वाइन को टॉस करते हैं, हेड का आना टेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता और टेल का आना हेड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड कहाँ करता है, क्वाइन को टॉस किया, एक फेस आएगा, ऐसे डाई को थ्रो किया, कोई भी एक फेस का आना तो दूसरा फेस के ऊपर डिपेंड कहाँ करता है, पहला फेस आ रहा है, दूसरा ना वो दूसरे के ऊपर, ना तीसरे के ऊपर, ना चौथे के ऊपर, ना पांचवें के ऊपर, ना छठे के ऊपर डिपेंड करता। ऐसे हमने कार्ड निकाला है कि एक कार्ड निकाल रहे हैं तो एक कार्ड का आना तो जितने भी 51 कार्ड बाकी रह गए कहाँ डिपेंड करता है। तो ये इसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। व्हेन द इवेंट्स आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर हो गया। अब आता है डिपेंडेंट। आप कहेंगे फिर तो डिपेंडेंट इवेंट्स तो कोई है ही नहीं। एंड व्हेन द इवेंट्स आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी कार्ड का निकालना, किसी डाई को थ्रो करके किसी फेस का आना, किसी क्वाइन को टॉस करके कोई भी हमारे पास हेड टेल का आना डिपेंडेंट नहीं करता, फिर तो सारे केस इंडिपेंडेंट बनते होंगे। तो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है? when the cases when the events are depending upon each other are called dependent events। एग्जाम्पल कैसे क्लियर होगा हमको? ये मान लो हमने एक कार्ड निकाला, 52 कार्ड में से निकाल लिया, हमने उसको देखा नहीं है, उसको हमने नीचे रख दिया, देखा नहीं उस कार्ड को। फिर दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वी आर ड्राइंग वन कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड्स एंड दैट कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस। उसको रिप्लेस नहीं किया हैंड में। जो 52 कार्ड्स थे, एक कार्ड निकालकर हैंड में जो 51 कार्ड्स रहे वहाँ रिप्लेस नहीं किया। एंड अगेन वी आर ड्राइंग द सेकंड कार्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द सेकंड किंग कार्ड्स व्हेन फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वी आर ड्राइंग द 2 कार्ड्स one by one and first card drawn is not replace and we are drawing the second। पहला कार्ड निकाला, उसको देखा भी नहीं है, जैसे निकाला बाउंड पत्तों में से नीचे रख दिया, देखा भी नहीं कौन सा कार्ड है। and again we are drawing the second card and he say find out the probability of drawing the second king cards। तो second king कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? किंग कितने रह गए? 3 या 4? टोटल 51 है कि कार्ड्स। जब हाथ में एक कार्ड निकाल के नीचे रखा हुआ है, हाथ में हमारे 51 कार्ड्स रह गए और जो सेकंड कार्ड निकाल रहे हैं वो किंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब ये पता होना चाहिए कि किंग की फेवर में कितने कार्ड्स गए, और टोटल नंबर कार्ड तो चलो 51 है, लेकिन किंग की फेवर में कितने कार्ड गए? 3 गए या 4 गए? हाथ में 4 कार्ड होते हैं 52 कार्ड में। तो मालूम है नहीं मालूम है? मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम? यदि वो पहला कार्ड किंग है निकाला हुआ, फिर तो 3 रहेंगे, और यदि पहला कार्ड निकाला किंग नहीं है तो 4 रहेंगे। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द सेकंड कार्ड नाउ डिपेंड अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑन द फर्स्ट कार्ड। कि सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी अब फर्स्ट कार्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जब तक हमें फर्स्ट कार्ड के बारे में नहीं पता लगेगा कौन सा है, हम कभी भी सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। ये है हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स कि व्हेन फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस एंड वी आर ड्राइंग 2 कार्ड्स वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। और ये कहता है फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड ड्रॉन इज किंग, और फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी के बारे में पता नहीं है तो सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने चले हैं तो निकाल के दिखा दो। जब तक तुम्हें फर्स्ट कार्ड के बारे में नहीं पता लगेगा
तो इट इज क्लियर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकेंड कार्ड नाउ डिपेंड अपॉन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑन दी फर्स्ट कार्ड। और यदि हम फर्स्ट कार्ड को रिप्लेस कर दें फिर तो भाई 52 कार्ड बन गए, फिर कोई भी को पता निकाल लो, फिर 4 के 4 किंग बन गए हैं, 52 कार्ड टोटल बन गए हैं। देन इफ वी आर रिप्लेसिंग द फर्स्ट कार्ड अगेन इन आवर हैंड एंड वी आर ड्राइंग द सेकंड किंग कार्ड्स, देन वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड किंग कार्ड्स। तो अब मोटी सी बात, हम धीरे धीरे +2 के टॉपिक में आएंगे। ये जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं ये हमारा टॉपिक आएगा फर्स्ट +2 में। अभी तो हम डेफिनेशन बता रहे हैं, फिर +1 का काफ़ी टॉपिक करेंगे, फिर +2 में आएंगे। इससे हमें क्या पता लगा कि यदि हम कार्ड को रिप्लेस करते हैं तो ये रिप्लेस कर दिया, सेकंड कार्ड निकाला, इसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यदि हमने कार्ड निकाला उसको रिप्लेस नहीं किया तो सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी का निकालना फर्स्ट कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इसका नाम है डिपेंडेंट इवेंट्स। क्या हुआ कि विद रिप्लेसमेंट केस इज द केस always the case of independent events and without replacement case always the case of dependent events। तो अब हम जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमें बड़ी गहराई से देखना है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का शब्द कहीं पर आ गए हमारा ध्यान जाएगा कि ये हमारे पास नहीं रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का नाम आ जाए तो हमारा ध्यान जाएगा ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट केस आ गए तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। इस बात को पकड़ के रखना, डेफिनेशन हो चुकी है, बातें सारी मैंने क्लियर कर दी है। तो दोनों बातें प्रश्न में आएगी, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। कि यदि हमने एक फर्स्ट कार्ड निकाला और फर्स्ट कार्ड निकाला वो किंग है, अब ये किंग है 4/52, और सेकंड कार्ड निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट वो भी किंग है, तो पहला किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/52 और सेकंड किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी 3/51, क्योंकि हमें पता लग गया कि फर्स्ट कार्ड किंग है। और यदि रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास दोबारा भी दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी फिर दोबारा 4/52 आएगी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी इंडिपेंडेंट केस में और डिपेंडेंट केस में, विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो इस बात को पकड़ के रखना है कि विद रिप्लेसमेंट केस ऑलवेज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड विदाउट रिप्लेसमेंट केस ऑलवेज द केस ऑफ डिपेंडेंट। ये बात पकड़ के रखना। तो बाकी फेयरेबल केसेस आ गए, सारी डेफिनेशन हमारी क्लियर हो चुकी है। और पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए की डेफिनेशन ये निकली, फेवरेबल केसेस विच आर इन फेवर टू ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये पी ए है, ये पी ए बार नोट हैपनिंग है। और हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नोट हैपनिंग ऑलवेज इक्वल टू 1। हमने +1 में ये टॉपिक किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए यूनियन बी कह लो, ए और बी कह लो। हाँ, 2 ही थे ये। तो अब देखना कि कंफ्यूजन से बचने के लिए बुक में स्टेटमेंट बड़े बेढंग तरीके से बोलेगा, हमने कुछ बातें पकड़ने उसमें से कि क्या कह रहा है ये, क्या इसकी आवाज़ क्या कहती है। हमने शब्दों को पढ़कर और वो आवाज़ सुननी है बड़े धीमे से कि शब्द की आवाज़ क्या है। जब जब हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए, दो केसेज हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नोट। जैसे तुम्हें सेट थ्योरी में याद हो, मैं तुम्हें फिर दोबारा, मुझे पता है तुम्हारी आदत का, तुम कैसे हो
किस टाइप के प्राणियों धरती के ऊपर, मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स के बारे में। तो इन प्राणियों को, जो प्राणी नहीं एक्चुअली, प्राणी बनाने के लिए तो फिर मुझे पता कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है। ये तो अभी प्लस टू तो स्टार्ट नहीं हुआ अभी, अब प्लस वन में फिर दोबारा कहाँ जाना पड़ता है। देखो सेट थ्योरी में आते हैं। प्रोबेबिलिटी करने के लिए सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन में जितने परफेक्ट होंगे तो उतना ही प्रोबेबिलिटी। प्लस वन की सेट थ्योरी, प्लस वन की परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जितने परफेक्ट होंगे उतनी ही प्लस वन की प्रोबेबिलिटी में परफेक्ट होंगे, और प्लस वन की प्रोबेबिलिटी में परफेक्ट होंगे तभी तुम प्लस टू की कर पाएंगे, और प्लस वन प्लस टू कर पाएंगे। आगे जब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी से मुलाकात होगी, कंपटीशन की बात लगाओ, हायर क्लासेस की बात लगाओ, तो वहाँ पर कर पाएंगे। पूरा कनेक्शन है ये। फिर भी मैं तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, समझ में ना आए, ऐसी बात ना हो, तो फिर भी मैं सारी बातें तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। जैसे मान लो ए के अंदर इवेंट्स 2, 3, 4 हैं, बी के अंदर इवेंट्स 5, 6, 7, 8 हैं। इवेंट्स नहीं, सेट है। तो बताना दोनों सेट कैसे हैं। पता नहीं कि देखो सेट है। डिसजॉइंट सेट के बारे में सुना होगा। When there is no common element between these two sets, then these sets are called disjoint set। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इनका नाम है डिसजॉइंट सेट। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना बने? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने बने? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बने। तो 7 ये बन गया। सो पी ए, सो एन ए यूनियन बी क्या बना? एन ए प्लस एन बी। ए और बी है, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए यूनियन बी कह लो, ए और बी कह लो, एक ही बात है। ए और बी, ए और बी बोल रहा हूं मैं, पकड़ना बात को। ए यूनियन बी कह लो, ए और बी कह लो, बात एक ही है। तो जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है तो हमने डेफिनेशन सेट थ्योरी में की, जो प्रोबेबिलिटी में प्लस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इज इक्वल एन ए प्लस एन बी। और केस लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 हैं, बी में 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन दोनों में कॉमन, इसमें कितनी है? 4, 5, 6, 5, 6 ये आ गया। तो एन ए के अंदर एलिमेंट 5, एन बी के अंदर एलिमेंट 2, 2, 4, 2, 6, और ए यूनिट बी के अंदर एलिमेंट क्या बनेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बने। जबकि ये तो हमारे पास 5, इसके अंदर 6, 11 बनने चाहिए थे, ये तो 9 बने। कैसे करेंगे उसको? तो क्या निकला रिजल्ट यहां से? तो एन ए यूनिट बी के अंदर हमारे 9 बने। तो कैसे करें? और एन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 2 बने। तो क्या रिजल्ट निकला? ए यूनियन बी क्या निकला? एन ए 5, एन बी 6, 11, और कॉमन एलिमेंट हमने लेस कर दिए। क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट 5 और 6 या तो ए में काउंट करो या बी में काउंट करो, दोनों थोड़ा काउंट करेंगे, ये दोनों में काउंट हो रहे। यहां तो जो एन ए लिखा 5, 5, 6 में भी काउंट हो रहा। अरे कहा ना ए और बी, भाई मैं तो इस परिवार में, ऐसे परिवार में, दोनों परिवार में कैसे हो जाऊंगा? और कहा ना भाई तू या तो इसमें हो जा या इसमें हो, या बोल रहे हैं भाई तू आया, बुआ का लड़का आया, कहता भाई तू या तो इसमें शामिल है इसमें शामिल हो, दोनों में शामिल कैसे हो सकता है वो? तो वही बात यहां पर है कि हमें क्या सीखा कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, और व्हेन ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट देन ए यूनियन बी इज इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एंड बी। तो प्रोबेबिलिटी में जो हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, प्रोबेबिलिटी उसका नाम क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। When the events cannot happen simultaneously, then these events are called mutually exclusive events, and when the events are coming simultaneously, then these events are not mutually exclusive events. तो इजी बनाने के लिए टॉपिक को, जो हमारा सेट थ्योरी में डिसजॉइंट सेट होता है, इसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
बस छोटी सी बात रह गई है, मिनी थोड़ी सी बात रह गई है, समझने की बात रह गई। इजी बात बता दी मैंने कि जो हमारे पास +1 में सेट थ्योरी में डिसजॉइंट सेट होते हैं उसका नाम प्रोबेबिलिटी में रखा गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और जो हमारे +1 में सेट थ्योरी में नोट डिसजॉइंट सेट होते हैं उसका में +2 इसमें प्रोबेबिलिटी में उसका नाम दिया गया नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो याद रखना कि जब जब हमने ए और बी सेट थ्योरी में निकालना हो, ए और बी कह लो, ए यूनियन बी कह लो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेट थ्योरी में ए और बी निकालते हुए कि दोनों डिसजॉइंट सेट है या दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, कुछ कॉमन एलिमेंट है। इसी तरीके से जब जब प्रोबेबिलिटी के अंदर ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालें हमें देखना पड़ेगा कि ए और बी दोनों हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। क्या लिखेंगे? तो ये पीए प्लस पीबी when A and B are mutually exclusive events and PA union B, PA plus PB माइनस क्या लगाऊं? P A and B, A and B, A and B, A and B, वही बात है A and B, जो ए के अंदर भी आया बी के अंदर भी आया। क्योंकि कुछ कॉमन एलिमेंट्स जैसे देखिए एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि हमें 2 कार्ड निकालने हैं, फर्स्ट कार्ड हमारे पास रेड कार्ड है, सेकंड हमारे पास किंग कार्ड है। वी आर ड्राइंग द 2 कार्ड्स वन बाय वन। अभी इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट केस नहीं आ रहा है, सुनते रहना। वर्डिंग बहुत कमाल की वर्डिंग है, समझने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए कि वी आर ड्राइंग द 2 कार्ड्स, कोलेक्टिवली कह लो, कैसे भी कह लो। फर्स्ट कार्ड इज रेड कार्ड, सेकंड कार्ड इज किंग। मैं कह रहा हूं प्रोबेबल ड्राइंग आइदर किंग कार्ड्स और रेड कार्ड्स, या ये कह लो वी आर ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए रेड कार्ड और ए किंग कार्ड, आइदर रेड कार्ड और ए किंग कार्ड, आइदर रेड कार्ड और ए किंग कार्ड। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड्स व्हेन इट इज आइदर ए किंग कार्ड और रेड कार्ड। तो जब और आ गया तो हमारा ध्यान यूनियन पे, यूनियन की बात आ गई। तो हमने ये देखना है कि दोनों कार्ड निकालना ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या हमारा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। देखते हैं क्या है। ए क्या रेड कार्ड कितने बन गए? 26 रेड कार्ड हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। और किंग कार्ड 4 बन गए। अब हमें ये देखना है कि कुछ पत्ते ऐसे तो नहीं आए कि रेड भी किंग भी है। 2 पत्ते हैं, जो ब्लैक के 4 कार्ड आए, ब्लैक वो किंग के 4 कार्ड, तो 2 ब्लैक 2 रेड है, और रेड उसमें भी आ गया, इसमें भी किंग कार्ड आ गए 2। जो रेड कार्ड के 26 पत्ते आए तो उसमें 2 तो किंग हैं, क्योंकि किंग 4 है, 2 रेड है, 2 ब्लैक है। तो क्या बना? ए एंड बी दोनों में, अब दोनों में आ गया ना ए एंड बी कि 2 कार्ड्स विच आइदर आल्सो रेड एंड किंग, वो इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, तो बन गया देखो अपने आप ही। तो ए और बी जैसे भी हमारे सामने आया, हमारा ध्यान गया कि ये दोनों, ध्यान से देखना है, सुनना है उसकी आवाज को। तो ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी प्रोबेबिलिटी बनी, और ये हमारे पास 26/52 और प्लस 4/52 माइनस 2/52। तो ये केसेस हमारे हैं। तो मैंने इस डेफिनेशन को बताने के लिए एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ा। जब मैं कहता हूँ कि भाई आइदर ए किंग कार्ड और ए जैक कार्ड, किंग कार्ड 4 हैं, जैक भी 4 हैं, किंग अलग है, जैक अलग है, दोनों में कॉमन कोई आ नहीं रहा कुछ भी, तो तब जाके हमारे पास 4/52 प्लस 4/52 ये बनेगी। तो जब जब आइदर और की बात कहेगा, हमारा ध्यान जाएगा जरूर 100%। मैं पजल करूंगा तुम लोगों को
कि मैं गलत क्वेश्चन लिखूँगा यहाँ पर, फिर देखूंगा तो देखता हूँ तुम क्या समझोगे क्या नहीं समझोगे। ये तो फेस टू फेस जो क्लास होती है तभी इंटरेस्ट बनता है पूछते हुए। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, जैसा टाइम है जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है मुझे। तो ध्यान जाएगा कि ए और बी प्लस वन टॉपिक चला भी तो हमारा प्लस टू में तो आए नहीं। तो वन ए एंड बी आर, जब ए और बी की प्रॉपर्टी निकालेंगे तुरंत हमें ध्यान जाना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नोट है तो ये आएगा, नहीं है तो ये आएगा। ये बातें आई है। तो ये प्लस वन का टॉपिक हमने किया हुआ था जो वो बताया मैंने, और सारी बातें आ चुकी है ये सारी की सारी। अब आते चलो मैं जो प्लस वन टू का टॉपिक शुरू होगा इससे पहले मैं कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ, दे भी दूँ तो अच्छी बात है ताकि दिक्कत ना आए। चलो इसके साथ साथ बता देता हूँ। अब आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी ये हमारा प्लस वन टॉपिक नहीं था, ये हमारा प्लस वन का टॉपिक नहीं था। अब प्लस टू में आएगा ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी निकालना, कंपल्सरी प्रोबेबिलिटी निकालना है भाई। जैसे ये किंग भी है और रेड कार्ड भी है तो 2/52 यही प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या है देखिए कि जब जब ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी पूछे हमारा ध्यान जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या डिपेंडेंट इवेंट्स है। जब ए और बी की प्रोबेबिलिटी पूछे हमारा ध्यान जाना चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। जब ए एंड बी कह लो, इसको ए एंड बी भी कह सकते हैं। ए एंड बी ये लिखा हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ये भी है। तीन इसकी नोटेशन है, इसकी दो नोटेशन है, इसकी दो नोटेशन है और इसकी एंड लिखा मतलब ये भी एक ही बात, तीनों एक ही बात है। जब ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा। यदि ध्यान नहीं गया स्टेटमेंट बड़ी गड़बड़ करेगा। यो बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं सारी नॉलेज दे रहा हूँ ताकि मन में तुम्हारा ये ना रहे कि हमें रट्टा केस नहीं करना पड़ रहा है। कि मैंने तो पहले ही बोला है कि जैसे जैसे मैं सिलेबस करा रहा हूँ यहाँ तक हो चुकी है, कोई भी स्टूडेंट्स ये कह दे कि सर हमने इस टॉपिक में रट्टिफिकेशन करना पड़ा। और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में तो आप देखेंगे बुक में सारा रट्टिफिकेशन था और मैंने जो बातें बोली है तो कहीं पर भी एक भी स्टेप रट्टिफिकेशन तो नहीं है, बल्कि एक लाइन पढ़कर हमें ये पता लग जाता है दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में बुक वाला क्या बोलेगा। इतनी बातें समझने के लिए तो मैं क्या करूँ, तुम काम नहीं करते तो मेरे स्टैंडर्ड कोड नहीं चलते, तुम्हें पता नहीं कहाँ पहुँचा देता, चंद्रमा पहुँचा देता ये गारंटी के साथ। तो क्या है ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो हमारा ध्यान जाएगा इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। यदि हमारे पास इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा। इफ एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी दोनों को निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये तीनों एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए व्हेन ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड बी डिपेंड अपॉन ए, बी डिपेंड्स अपॉन ए। इसके भी एग्जाम्पल देखो दोनों के, जैसे मैंने ए और बी के दोनों एग्जाम्पल कराए हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और मैंने सेट थ्योरी से शुरू किया काम वो। तो ये भी देखो क्या इसके क्वेश्चन है, कैसे बनता है, कैसे हमारा ध्यान जाएगा। और फिर मिक्सिंग क्वेश्चन भी हमको मिलेंगे, एलिमेंट्स में तो करेंगे तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ के चीज़ें हैं उसके अंदर तो लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आगे काम नहीं आती, इसलिए एनसीईआरटी भी ढंग से कर लो और जो बातें मैं समझा रहा हूँ उसको सीख लो तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है जैसे मान लो मैंने कहा पहला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट का, वी आर ड्राइंग द 2 कार्ड्स 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। वी आर ड्राइंग द फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड्स 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट व्हेन फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज रेड कार्ड। तो फर्स्ट किंग कार्ड है 4/52,
सेकंड रेड कार्ड है 26/52, क्योंकि क्या कर हमें फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द टू कार्ड्स 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। हमने पहला कार्ड करना, दोनों निकाले। अब इसमें था आइदर वी आर ड्राइंग वन कार्ड, आइदर किंग और रेड, आइदर किंग और रेड था, ये था आइदर किंग और रेड। इसमें के दोनों के निकाल रहे हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग द टू कार्ड्स, कि दोनों कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी दोनों की निकालनी है। इसका ये मतलब है, ये नोटेशन है 1 2 3 दोनों की निकालनी है। उसमें एक की निकालनी थी, या तो ए की या बी की, कि ये कार्ड निकाल रहे हैं या तो किंग होना चाहिए, या तो ये किंग होना चाहिए, या ये बंदा या क्वीन होना चाहिए, या तो किंग होना चाहिए, रेड कार्ड होना चाहिए। अब दोनों निकालने हैं, इकट्ठे दोनों निकालने हैं, लेकिन दोनों इकट्ठे कैसे निकालने हैं? अब ये भी आगे बहुत अच्छा केस है कि या तो 3 केस बनते हैं, या तो हमने एक निकाला उसको रिप्लेस कर दिया फिर दूसरा निकाला, एक बात, या फिर एक निकाला नीचे रख दिया फिर दूसरा निकाला, दूसरी बात, या दोनों इकट्ठे हाथ मारा, 2 इकट्ठे ऐसे निकाल लिए। एक थैले के अंदर बाउंड कार्ड हैं, दोनों इकट्ठे निकाल लिए। 3 केस बन गए ना। देखो ये तो समझाऊंगा उसको भी, जो टाइम आएगा समझाने का तरीका क्या है, ये क्या नहीं है। अगर ये 5-6 लेक्चर के बाद आएगा टॉपिक ये भी, कि 3 केस बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 केस हैं। ये हमारे पास 2 केस है जब हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, या तो 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, या 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। यदि हमने रिप्लेस कर दिया फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ द सेकंड कार्ड नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ द फर्स्ट कार्ड। जब हमने पहला कार्ड रिप्लेस ही कर दिया तो 52 पत्ते वहीं के वे रह गए, फिर दूसरा पत्ता कुछ भी क्यों ना हो, तो हमारे पास सेकंड कार्ड का निकालना फर्स्ट कार्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दोनों कार्ड निकालने हैं तो दोनों का निकालना ये आएगा, और ये बनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनी है, और ये बनेगा 4/52 इंटू 26/52। ये आ गया। ये एक की निकालनी थी, ये दोनों की निकालनी है। तो ये 1 था आइदर ए और बी, यहां पर दोनों की निकालनी है। तो ये तो फर्क देखना कि एंड में और में क्या फर्क है। दूसरा, यदि मैं कहता हूं वी आर ड्राइंग द 2 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 कार्ड निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट है। फाइंड आउट द, दोनों की निकालनी प्रोबेबिलिटी, कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज रेड कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज किंग, सेकंड कार्ड इज रेड कार्ड। तो अब इसमें क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बना 4/52। अब यहां पर क्या लिखना है क्योंकि जब सेकंड कार्ड निकाल रहे हैं तो हमें फर्स्ट कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रिप्लेस तो नहीं किया उसको, कि वी आर ड्राइंग द 2 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो पहला कार्ड निकाल उसको हमने नीचे रखा हुआ है, और हाथ में 51 पत्ते रह गए, उस 51 पत्तों में दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं। पहले पत्ते के बारे में पता लगेगा तो सेकंड कार्ड निकाल सकते हैं। तो इसने कहा पहला किंग है, दूसरा रेड कार्ड है। किंग तो आ गया। अब सेकंड क्या है, रेड कार्ड है। अब ये लिखिए नोटेशन है कि वी आर ड्राइंग द सेकंड कार्ड, सेकंड रेड कार्ड्स व्हेन फर्स्ट कार्ड ड्रॉन, फर्स्ट किंग कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस, कि पहला पत्ता क्या है गिवन का मतलब। यदि हम यानी लिखेंगे फिर तो हमें एक मतलब इंडिपेंडेंट बन गया। बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, सेकंड रेड कार्ड है, तो इसका मतलब कि ये है नोटेशन कि प्रोबेबिलिटी टू ड्राइंग द सेकंड रेड कार्ड व्हेन फर्स्ट किंग कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस। तो पहला पत्ता जो किंग था उसको रिप्लेस नहीं किया, तो अब हमारे पास पहला पत्ता किंग था। अच्छा, अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, स्टेटमेंट थोड़ी सी मैं इसमें इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत दूसरी होगी, क्योंकि जब हमने किंग निकाला, किंग और ये पत्ता दूसरा क्या बोला हमने, दूसरा बोला, या चलो मैं स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, सेकंड लेता हूँ, मैं क्वीन ले लेता हूँ, क्वीन ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें जब हम किंग निकालेंगे ना, किंग रेड भी हो सकता है या ब्लैक भी हो सकता है। यदि रेड हुआ तो हमारे पास तो जो यहाँ पर हमें रेड कार्ड निकालने थे तो एक रेड कार्ड कम हो जाएगा। यदि ब्लैक हुआ तो कार्ड 26-26 हो जाएंगे। इसमें 2 केस राइज हो गए, ये बाद की बातें आएंगी सारी, अभी नहीं कराएंगे इसको। तो मान लो फर्स्ट किंग है, सेकंड क्वीन है, तो सेकंड जो क्वीन है अब फर्स्ट कार्ड क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, पहला कार्ड किंग निकाल नीचे रखा हुआ है। अब हमें सेकंड कार्ड क्वीन निकालना है, हमें देखना भी पहला कार्ड क्या, हमें पता भी चुपके से कि पहला किंग है। अब हमें देखना हाथ में जो 51 पत्ते रह गए उसमें क्वीन कितने रह गए,
3 या 4? 4? पहले तो किंग निकला हुआ है, पहले तो जो नीचे हाथ से रखा हुआ है वो तो किंग है। तो हमारे हाथ में जो 51 पत्ते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि पहला क्या है। पहला किंग है, तो दूसरा क्वीन है। क्वीन तो हमारे 4 के 4 हैं और टोटल कार्ड 51 रहेगी। तो ये मैं देखना गहराई से कि पहला कार्ड क्या है। तो वो कार्ड यदि यहाँ पर देखो बात आई और मेरे मन में बात आ गई है। यदि मैं कहता कि फाइंड आउट दी, अब और बातें क्लियर हो जाएगी। चलो पर इसको मैं करता हूँ। ये बात देखें, दोनों कार्ड निकालने थे हमें। तो ये बना पी ए इंटू पी बी गिवन ए, और ये 4/52 और 4/51। मान लीजिए कहता हूँ मैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग द 2 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट व्हेन बोथ द कार्ड्स आर किंग। दोनों किंग है, दोनों किंग है। ये भी किंग है, ए भी किंग है, दूसरा भी किंग है। फर्स्ट किंग निकाला 4/52, और मैं बोल रहा हूं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग द 2 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट व्हेन बोथ द कार्ड्स आर किंग। पहला भी किंग है, दूसरा भी किंग है। पहला पत्ता जो किंग था उसको हमने नीचे रखा हुआ है, तो इसकी तो ये बन गई है। अब जो सेकंड पत्ता निकाल रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा पहला पत्ता जो हमारे हाथ में था वो क्या किंग है। तो एक किंग कम हो गया, 3 रह गए, 3 रह गए, टोटल पत्ते 51 रह गए। तो जब तक हमें पहले के बारे में नहीं मालूम तो सेकंड कार्ड की प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाएंगे। इसकी बन गई डिपेंडेंट इवेंट्स बन गया है, और नोटिस हमें देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये, इसका मतलब यह है कि भाई सेकंड कार्ड की प्रॉपर्टी फर्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि फर्स्ट क्या है। नहीं देखोगे तो आप कभी भी सेकंड कार्ड की प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये नोटेशन है डिपेंडेंट इवेंट्स की, कि सेकंड कार्ड का निकालना फर्स्ट कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, और ये नोटेशन नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगा इंडिपेंडेंट बन जाएगा। सेकंड अपना खेल खेल रहा है, फर्स्ट अपना खेल खेल रहा है, और वो बनेगा विद रिप्लेसमेंट केस में। तो ये नोटेशन भी समझ आनी चाहिए और सारी बातें आनी चाहिए। तो ये अब 3/51 बन गया। तो दोनों कार्ड निकालने थे, कंपल्सरी थे। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड केस वाला, ये रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, 4/52 इंटू 3/51। तो ये सारी कहानी है। ये टॉपिक हमारा +2 का है और ये टॉपिक हमारा +1 में था। लेकिन अब मिक्सिंग क्वेश्चन भी आएंगे और ये भी कैसे जाएंगे सारे के सारे, इस तरीके से हमें समझना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी का, और मैंने स्टार्टिंग से अभी शुरू किया है। और इसमें हमें सब ये डेफिनेशन मालूम हो चुकी है, ये मालूम हो चुकी है, ये मालूम हो चुकी है, ये मालूम हो चुकी है। और इससे यदि हम ये निकालना हो, देखना कितनी अच्छी बात है, पी बी गिवन ए निकालना हो, ये कहेगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द सेकंड किंग कार्ड्स when first card drawn is also king when we are not replacing. Find out when first card drawn is not replaced. Find out probability drawing the second king cards, and first card is also king, second card is king. तो probability क्या निकलेगी इसकी? यहां से निकला probability of A intersection B divided by probability of A. यदि हमें कंडीशनल probability निकालनी हो तो उसका फार्मूला हमारे यहाँ से डिराइव हो चुका है। ऊपर कॉमन की प्रोबेबिलिटी आएगी, नीचे ए की प्रोबेबिलिटी आएगी। याद कैसे करेंगे कि ऊपर तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी, नीचे जो यहाँ पर गिवन है वो प्रोबेबिलिटी आएगी। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी लिख दिया तो सीधी सी बात है, ऊपर आएगा कॉमन की प्रोबेबिलिटी दोनों में, नीचे जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। तो ये फार्मूले अब हमारे +2 में आएंगे। इन बात को समझना बहुत जरूरी है, अच्छी की चीज़ें हैं। और मैंने स्टार्टिंग से टॉपिक को मैं लेके चला हूँ। कितने शुरू किया था? कितना टाइम हुआ? 55 मिनट हो गए। तो तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना? तो अब आगे मेरा एक्चुअली मेरा मन नहीं मानता कि मैं ना कराऊँ। ऐसे तो मेरा टॉपिक शुरू हो चुका है +2 का, लेकिन फिर भी यार +1 में नॉलेज मैंने दे रखी है। अब ध्यान नहीं कि स्कूल में दी या नहीं दी, और ट्यूशन पे तो मैंने दे रखी है। बच्चे ट्यूशन पे कौन से पढ़ते थे ढंग से, सब खेल तमाशा ऐसे ही है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा मैं शुरू कर रहा हूँ, और अच्छा टॉपिक है ये। पर अब ना ये बुक में किसी में नहीं कुछ मिलेगा, ये मैं कहूँ कि बुक में मिल जाएगा, +1 बुक में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
टाइम लगता है पूरा। जैसे मान लो हमने 2 कॉइन को टॉस किया, तो ये तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी नॉट हेड टेल है 1/2। चलो एक कॉइन को टॉस किया, दो नहीं, एक कॉइन को टॉस किया। एक कॉइन को टॉस करने से 2 पॉसिबल केस है, हेड या टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड न आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आएगी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। और दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या बना, 1 बना। 1/2 + 1/2। मान 2 कॉइन को टॉस करते हैं, या तो दोनों हेड आएंगे, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या फर्स्ट टेल सेकंड हेड, दोनों टेल आएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा अपना समझाने का तरीका है। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ कमिंग ऑफ हेड व्हेन वी आर टॉसिंग 2 कॉइन। हेड आने को x मान लिया, 2 कॉइन को टॉस करते हुए हेड आने को x मान लिया। या तो x की वैल्यू 0 होगी, कोई भी हेड नहीं, या x की वैल्यू 1 होगी, 1 हेड, या 1 होगी या 1 हेड, पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, तब भी 1 होगी, या x की वैल्यू 2 होगी। x डिनोट दी कमिंग ऑफ हेड व्हेन वी आर टॉसिंग दी 2 कॉइन। या तो x की वैल्यू 0 होगी, भाई कहेंगे दोनों हेड नहीं है, या 1 होगी या कोई भी एक हेड है, या फिर 2 होगी दोनों हेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, x बस मैंने बोल दिया, तो यहाँ पर लिखने को जरूरत नहीं है कि x नोट दी कमिंग ऑफ हेड व्हेन वी आर टॉसिंग 2 कॉइन। तो 0 प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/4। टोटल ये 1 है, टोटल 4 है। x इक्वल उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 2/4, 2 है ये। x इक्वल 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/4। ये 0 हेड है, ये 1 हेड है, ये 2 हेड है। ये कर दिए। चलो तो यहां से क्या निकला रिजल्ट, px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2, कितने बने 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, 1 बन गया। 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तीनों हेड या 2 हेड 1 टेल, टेल बीच में, या फिर 2 टेल 1 हेड, हेड बीच में, हेड यहाँ पर, या तीनों टेल। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है। तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, और फिर 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8। इसमें भी आप क्या देख रहे हैं, px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2, px इक्वल टू 3, 3 + 3 6 प्लस 1 + 1 8/8, 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं आई। 4 कॉइन को टॉस करते हैं, अब कितने केसेस बनेंगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलो एक कॉइन को टॉस किया, टोटल नंबर केसेस 2 आया। एक कॉइन को टॉस किया, टोटल नंबर केसेस 2 आए। 2 कॉइन को टॉस किया, टोटल नंबर केसेस 4 आए। 3 कॉइन को टॉस किया, टोटल नंबर केसेस 8 आए। एक कॉइन को टॉस किया, टोटल नंबर केस 2 की पावर 1 2। 2 कॉइन को टॉस किया, टोटल नंबर केसेस 2 की पावर 2 4। 3 कॉइन को टॉस किया, टोटल नंबर केस 2 की पावर 3 8। अब इसका मतलब ये हुआ कि 4 कॉइन को टॉस करने से टोटल नंबर कैसे बनेंगे 2 की पावर 4 16। अब कैसे 16 को लिखते हैं देखिए, यह मेन काम। तो अब 4 हेड 3 हेड 1 टेल, चलो ये आ गया, चलो ये आ गया, चलो ये आ गया, ये तो 1 हेड की बन गया। अब ये कॉन्फिडेंट होना कि 4 बनेंगे 3 हेड के, या 6 बनेंगे, 5 बनेंगे, इसके बारे में देखते हैं कैसे निकालना ये।
टू हेड टू टेल, टू हेड टू टेल ये आया, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड टेल या हेड टेल टेल हेड। ये हमारा x इक्वल टू 4 आया, x इक्वल टू 3 आया, x इक्वल टू 2 आया, 1 2 3 4 5 6। अभी बताता हूँ हेड टेल 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 हेड, ये तो दिक्कत नहीं आती इसमें, खैर सिंगल में तो x इक्वल टू 1 आया, टेल 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 टेल, x इक्वल टू 0 आया। तो मैं लिख देता हूँ, चलो 0 हैंड की प्रोबेबिलिटी 1/16, 1/16, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 4/16, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 6/16, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 4/16 एंड 4 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/16। 1 4 5 11 4 15 16 बन गया। तो 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की या 3 की या 4 की, 1 2 3 4 होंगे नहीं हो तो 1 आएगा। अब बात थोड़ी सी ये रह गई, यदि मान लो 4 कॉइन को टॉस करना, ये कहता है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स व्हेन वी आर टॉसिंग कॉइन 4। 4 कॉइन को टॉस करके 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? या तो लिखो सारे, 6 आइए हमारे पास, देख लो 6/16। ऐसे मान लो 10 कॉइन को टॉस करे और 6 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, 15 कॉइन को टॉस कर 3 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, और फिर तो पजलोगे। ये तो ना कि मान लो 5 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अभी 2 पर 32 आएगा, 32 को लिखोगे और फिर वो जो 3 हेड कितने पर आएंगे वो देखेंगे। बड़ा पजले क्वेश्चन हो गया। तो कैसे करें फिर ये? मान लो 5 के 6 7 8 9 10 1000 भी क्यों ना हो, 1000 कॉइन को टॉस करने से 78 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, होगी पजलिंग। देखिए, इसलिए मैंने कराया सारे की बेसिक नॉलेज तुमको हो जाए, दिक्कत ना है तुमको। कोई इंडिया का पेपर दे रहे हो, कुछ कहीं पर भी ये चीज़ आते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो मार ना खाओ। हमें पता लगा कि मान लो 10 कॉइन को टॉस किया, टोटल नंबर किससे बन गए 2 की पावर 10, और मान में क्या 3 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, 3 हेड की। देखिए 4 हेड कैन बी अकर्ड फ्रॉम द 4 कॉइन बाय 4C4 1, 3 head can be occurred from the 4 coin by 4C3 4, 2 heads can be occurred from the 4 coin by 4C2 6, 1 head can be occurred from the 4 coin by 4C1 4, and 0 head can be occurred from the 4 coin by 4C0 4C0 कोई भी नंबर ऊपर हो। मैंने कहा था ना कि परमोटेशन कम्बिनेशन दोनों यूज होंगे। तो ये हुआ कि 3 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 हेड्स कैन बी अकर्ड फ्रॉम द 10 कॉइन बाय 10C3 और टोटल नंबर 2 की पावर 10। यदि मैं कहता हूं 1000 कॉइन को टॉस करना है और फाइनल प्रोबेबिलिटी 67 हेड्स 1000 67 और 2 की पावर 1000। ठीक है, जो सोलो करने वाले सोलो कर लेंगे, तो आंसर आ गया 1 मिनट के अंदर, सेकंड भी नहीं लगे। तो ये हो गया कि कितने भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कितनी हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऊपर हमारे पास ये आएगा, नीचे हमारे पास ये आएगा। ये मैंने समझा दिया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यदि मान लो 4 कॉइन को टॉस करना है, एटलीस्ट 4 कॉइन को टॉस करते हैं, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाए, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाए। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब या 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड या 4 हेड। तो समझ ये हुआ कि एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी 1 हेड की, 1 हेड या 2 हेड्स या 3 हेड्स या 4 हेड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 की निकालो, 2 की निकालो, 3 की निकालो, 4 की निकालो, नहीं। हमें पता लग चुका है 0 से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1 बनता है। हमें ये निकालनी है, इतना लेंथ बजाय निकालने के हम क्या करेंगे, 1 माइनस px इक्वल टू 0, इसको दिले जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 में से किसी में भी हेड नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे। 0 का मतलब किसी भी कॉइन में हेड नहीं आया। अब मान लो 10 कॉइन को टॉस करना है, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी का
क्या हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की प्रोबेबिलिटी निकाल कर ऐड करेंगे? नहीं। तो 1 में से किसी भी कॉइन में हेड नहीं आया कि 10C0, किसी में कॉइन में हेड नहीं आया 10C0 डिवाइड बाई 2 की पावर 10। ये तो है 4C0 3C0, ये देख लो, ये हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ 3C0 है 1, ये 3C1 है 3, ये 3C2 है 3 और 3C3 है ये 1। तो जब एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 से लेके अंत तक सम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1 में से किसी भी कॉइन का हेड नहीं आया उसके लिए निकालेंगे। ये आ जाए कि वी आर टॉसिंग द 10 कॉइन्स, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। 2 से लेके 10 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें पता है 0 से लेके 10 तक की प्रोबेबिलिटी से 1 बनता है, तो 0 1 लेस कर दो, एटलीस्ट 2 का आ जाएगा। यदि आ जाए फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटमोस्ट 9 हेड्स, एटलीस्ट एटमोस्ट 9 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 9 हेड की प्रॉपर्टी निकालो और 10 कॉइन को टॉस कर रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सम करना पड़ेगा। और तो उसमें क्या करेंगे 1 में से P(x = 10 लेस कर देंगे तो वो हमारी एटमोस्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो जब जब ऐसे क्वेश्चन एटलीस्ट में आए, एटमोस्ट में आए, तो हमें देखना है कि 0 से लेके वहाँ तक का सम 1 बनता है। जितने कम लेस करेंगे उधर जल्दी जाके उतना क्वेश्चन हमारा इजी बन जाएगा, चाहे एटमोस्ट की बात हो चाहे एटलीस्ट की बात हो। तो ये तो सारा कॉइन के बारे में था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाई के बारे में बात करेंगे और कार्ड्स के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन डिजिट्स के बारे में बात करेंगे और वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम सेकंड जो हमारा सिलेबस था +2 का वो स्टार्ट करेंगे। गई।